नमस्ते। हम अक्सर मूवीज देखते हैं, लेकिन जो देखते हैं वो सिर्फ 20% होता है टोटल वर्क का। बचा हुआ 80% बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द स्क्रीन्स होते हैं। इस 80% काम में काफी सारी महिलाएं इन्वॉल्व हैं, जो अक्सर हमें नजर नहीं आती। आज का ये 1 घंटा, नेक्स्ट 60 मिनट्स उन वुमेन के लिए है, उनको सम्मानित करने के लिए है जो काम वो कर रही हैं और जो सिनेमा को डायरेक्शन दे रही हैं। मैं सुष्मिता सिंह आप सबको और पैनलिस्ट को वेलकम करती हूँ आज के सेशन के लिए। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप चारों के लिए, आप सब सिनेमा में क्या क्रिएट कर रही हैं? स्टोरी, इमोशंस या परसेप्शंस? हेलो, ओके। आपने क्या कहा कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? व्हाट आर द ऑप्शंस? स्टोरी, इमोशंस या परसेप्शंस? Story, emotions or perceptions? To me, it is emotion. Because story भूली जाती है, perception समय के साथ बदलते जाता है, लेकिन emotions कभी नहीं भूलते। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने मदर इंडिया देखी होगी। उनको मदर इंडिया की पूरी कहानी शायद ना याद हो, लेकिन वो जो मदर का इमोशन है वो पता चलेगा ही। जिन्होंने चक दे इंडिया देखी है, पूरा का पूरा हमें फिल्म कभी याद नहीं रहता, लेकिन वो जो जुनून शाहरुख पैदा करता है वो याद है। अगर आपने मेरी मालामाल भूल-भुलैया फिल्में देखी हैं तो स्टोरी इतनी याद नहीं रहती, लेकिन जैसे हम हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, डर लगता है। भूल भुलैया में मौजूद नाम से जो आपको एक खौफ सा आता है, उसका नाच आंखों के सामने आता है। तो माय प्राइमरी कंसर्न एज अ स्टोरी राइटर इज कि हम इमोशंस क्रिएट करें। परसेप्शंस तो मैं बिल्कुल मतलब ही नहीं रखती मुझे परसेप्शन से। अगर मुझे परसेप्शंस क्रिएट करने हैं तो मैं पैम्पलेट छापूंगी, मैं सोशल वर्क करूंगी कि भाई ये काम मुझे करना है। लेकिन बिफोर इवन आई पास ऑन द माइक टू माय ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड पैनलिस्ट फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहती हूँ। हाँ, लोग कम हैं मैं जानती हूँ, लेकिन आज के इस मंच का बिजनेस जो हम सब लोगों ने क्रिएट किया है ना, वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, हजारों करोड़ है। और उस तादाद में, उस कंपैरिजन में आप लोग तालियां भी ढंग से नहीं बजा रहे थे, मुझे बहुत बुरा लगा। क्या हम यही स्वागत कर रहे हैं लोगों का? पीछे बैठे हुए लोग तो एसी में लुढ़क गए। ऐसा नहीं करते। कोई एलए से आया हुआ है, इंटरनेशनल फिल्म पे किसी ने कोलैबोरेट किया है, किसी ने ये एक नहीं, दो नहीं, मैं वापस दोहरा रही हूँ, हम तीनों चारों लोगों ने मिलकर हजारों करोड़ का बिजनेस दिया है यार इस फिल्म इंडस्ट्री को। आप एक रणदीप हुड्डा आता है तो सर पे उठा लेते हैं, जो कि जायज भी है, बहुत सुंदर काम है उनका। वही सम्मान हम लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? खबरदार, मुझे अगर मैं आपकी हूँ, मैं नागपुर की हूँ, ये हमारे गेस्ट हैं, खबरदार अगर आपने इन लोगों को ऐसा महसूस कराया कि हम लोग सुस्ताए हुए लोग हैं। And I'm sorry for my outburst. Now I give the mic to you. So, to answer your question, thank you first of all for calling me here. Very honored, especially because after reading and hearing the kind of experiences that they have in the industry, I will get to learn a lot from all of them. So, just to answer your question now, I think I totally agree with Manisha. Emotions, of course, एकदम टॉप पर हैं, but I think story, perception, including the reason being, अगर हम रियल लाइफ में देखें तो हम किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं? किसी की स्टोरी से, इंडिविजुअली किसी से, राइट? तो जब मैं स्टोरी लिखती हूँ उसमें द ट्रूथ इज कैरेक्टर, इमोशंस आपके साथ रह जाते हैं, पर वो स्टोरी कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर जाती है। लाइक आपने चक दे का एग्जाम्पल दिया, मुझे मालूम है एंड में सब अच्छा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अभी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, जाते जाते अच्छा ही हो जाएगा, राइट?
सब एट द एंड मुझे पेशेंस रखना है, अच्छा हो जाएगा। और वो परसेप्शन देना कि कितनी भी हर्डल्स आए, ये एक कैरेक्टर है जिसने, और वो जो परसेप्शन है ना, वो बहुत आपके इंडिविजुअल लर्निंग और एक्सपीरियंस से आता है। इसलिए अगर आप सेम स्टोरी हम चारों को देंगे तो वो स्टोरी बहुत डिफरेंट दिखेगी स्क्रीन पे भी और स्क्रिप्ट पे भी, बिकॉज वो जो परसेप्शन है, वो जो सब लर्निंग और एक्सपीरियंस का खेल है। तो आई थिंक आई कंबाइन ऑल थ्री व्हेन आई एम डूइंग इट, स्पेशली कमिंग फ्रॉम tier 2 cities, I would say, because I have lived in multiple cities, Jabalpur, Bhopal, Indore, Udaipur, and a lot of cities. I have gathered a lot of experience. So हर जगह का थोड़ा थोड़ा जो मैंने हर जगह सीखा है, वो कंबाइन करके मैं कुछ कुछ परसेप्शन या एक्सपीरियंस उस स्टोरीज में डालती हूँ। नो डाउट emotion stands the tallest because that stays, the character stays with you. Thank you, Nidhi ji. Thank you. Over to you, Anuradha ji. Thank you so much for calling me, and thank you for NFF and all the people around here. आपके क्वेश्चन का आंसर करते हुए मैं कहूँगी जो मेरा अनुभव रहा है, मुझे लगता है कि जैसा निधि ने कहा है कि ये तीनों को कंबाइंड है, क्योंकि हम जब सिनेमा में जाते हैं तो एक स्टोरी को एक्सपीरियंस करने जाते हैं और हम कुछ परसेप्शन लेके जाते हैं, और उस फिल्म में हमारे और कैरेक्टर्स के और डायरेक्टर के जो जितने भी टेक्नीशियंस हैं, सबके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँगी, जब मैं कोई भी फिल्म काटती हूँ, जैसे मैं आपको स्लम डॉग का एक्सपीरियंस लूँगी। बाय द वे, स्लम डॉग 500 घंटे की फिल्म थी और फुटेज था और 90 मिनट की फिल्म थी। तो आप सोचिए कि सिलेक्शन किस बेसिस पे आप करते होंगे। तो इसमें डेफिनेटली सबसे पहला जो आता है वो इमोशन ही है, बिकॉज स्टोरी में अगर आप इमोशन हटा देंगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप फिर वो आपको बांधने के लिए जो आप अपने सीट से बंधे रहने के लिए जो चीज चाहिए, वो स्टोरी के साथ इमोशन चाहिए, जो जिसपे हम लोग वर्क करते हैं। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि 2 शॉट में से 1 शॉट क्यों लूं मैं, कौन सा शॉट लूं मैं? अगेन एब्सोल्युटली परफॉर्मेंस, अगर ऑलमोस्ट कई बार अगर 17 टेक्स हैं तो परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 10 टेक्स में तो सिमिलर होते हैं, बट इमोशन डिफर करता है, कभी आंखों से, कभी जेस्चर से, कभी बॉडी लैंग्वेज से, और ऑडियंस उसी से कनेक्ट होती है। बहुत सारी फिल्मों में अगर आप दिखेगा तो आपको पता नहीं होगा अमिताभ बच्चन ने किस कलर के शर्ट पहनी है, क्योंकि आप उनकी आंखों में देखते हैं। इरफान खान ने क्या घड़ी पहना है, क्या पैंट पहना है, क्या शर्ट पहना है, क्योंकि आप उनकी आंखों से अलग हो ही नहीं पाते हैं। तो आंखों में क्या होता है, इमोशन होता है, और उसी को देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे शॉट लें, क्या लें। तो और परसेप्शन, जैसे अगर आप पिक्चर देखने आए हैं, आपने, इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट, यूर गोन टू अ रेस्टोरेंट और आपने पालक पनीर ऑर्डर किया है। मैं पालक पनीर ही दूंगी आपको, लेकिन मैं अपने स्टाइल की पालक पनीर दूंगी। तो उसमें मेरा परसेप्शन और मेरा इमोशन स्टोरी को, बट एट द सेम टाइम डायरेक्टर का जो विजन है उसको हम तैयार रखते हैं। तो कमिंग टू माई समरिंग माई आंसर इज लाइक तीनों के बिना फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर आप स्टोरी नहीं है तो फिल्म देखने जाएंगे नहीं, क्या देखने जा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। इमोशन नहीं है तो क्या चीज़ आपको सीट से बांधे रखेगी। किसी फिल्म में क्या होता है, आप आजू बाजू देखते हैं कि कोई आपको रोते हुए देख तो नहीं रहा है। आप सोचिए ना, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आपको रुला रहा है, वो आपको हंसा रहा है, वो आपको पर्दे से बांध के रखा हुआ है, और 300 लोग उस थिएटर में एक साथ सिमिलर चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। टाइटैनिक जो फिल्म थी, मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं टिकट लेने गई थी गोरेगांव में एक पिक्चर सिनेमा हॉल में। एक इंसान जो टाइटैनिक का नाम नहीं बोल पा रहा था, कह रहा था डूबने वाले जहाज की टिकट दीजिए। दिस इज अगेन इमोशन। तो summing up with that, कि again perception, story and emotion, all three combines together works. थैंक यू अनुराधा जी। ऑडियंस में जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताना चाहूंगी, स्लम डॉग मिलेनियर 2009 की 8 अकेडमी अवार्ड्स विनिंग फिल्म है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं। सो ऑडियंस, आप जानते हैं आज स्टेज पे कौन बैठा है, एंड एज मनीषा जी राइटली सेड, दे डिजर्व ऑल द अप्लॉड्स, all the congratulatory welcome. Please, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Over to you, Snigdha ji. Hello everyone, good morning, and
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहूँगी कि एक्चुअली ऑल द थ्री आर इम्पॉर्टेंट, परसेप्शन, स्टोरी एंड इमोशन। बट जो मेरा डिज़ाइन प्रोसेस होता है हमारा, वो मेनली इमोशन पे बेस्ड होता है। लाइक जो भी सीन है उसका जो इमोशन है, माई बैकग्राउंड शुड show that emotion and not just show but it should enhance that emotion. अदरवाइज क्या होगा कि अभी अगर सपोज किसी एक का घर है, उसमें दिखाना है कि हमेशा नोक झोंक हो रही है एंड द कपल इज नॉट हैप्पी, तो वो विदाउट सीइंग द कैरेक्टर वो बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं समझ आना चाहिए कि हाँ इस घर में कुछ तो समथिंग इज ऑफ। अदरवाइज क्या होगा, वो घर वैसे ही हो जाएगा, हर घर में एक सोफा रहेगा, टीवी रहेगा, ये रहेगा, तो दैट विल बी जस्ट इंटीरियर डिजाइन। तो ये जब इमोशन उसमें डालूंगी तभी वो आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन होगा, अदरवाइज इट विल बी जस्ट लाइक नॉर्मल अदर इंटीरियर। एंड हमारे में परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सपोज मान लो इफ आई एम डूइंग अ फिल्म लाइक फैंटेसी है ना, हैरी पॉटर। अब हैरी पॉटर देखा तो उसका वर्ल्ड पहले किसी ने नहीं देखा था, तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उससे लेकर हम वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। जो जनरल परसेप्शन है लोगों का कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, मैजिकल वर्ल्ड, या अगर हॉस्पिटल है तो ऐसा दिखना चाहिए, एंड समटाइम्स हम परसेप्शन लोगों का चेंज भी करते हैं। लाइक मैंने मेरी तरह से हैरी पॉटर डिजाइन किया तो नाउ द वर्ल्ड थिंक्स की मैजिकल स्कूल ऐसा होना चाहिए। सो ये दोनों अप्रोच होता है, बट डिजाइन प्रोसेस मेनली इज ड्रिवन बाय इमोशन, उसके बाद ये चीजें स्टोरी एंड ये। वाओ, सो सी हमारे पास 4 अलग अलग व्यूज हैं एक सवाल के। देखिए ये लेडीज कितनी सारे अलग अलग व्यूज, पर्सपेक्टिव स्क्रीन पे लाके दे रही हम सब के लिए। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मनीषा जी। मनीषा जी, जैसा हमें पता है कि आपने भूल भुलैया, मालावाल वीकली, बम बम बोले जैसे इमोशनल, ह्यूमरस इस तरह की मूवीज में काम किया है। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इन मूवीज को लिखते समय राइटिंग प्रोसेस में ऐसा क्या करती हैं कि ह्यूमर, इमोशन सब एक साथ, जॉनर स्विच को कैसे मैनेज करती हैं? जॉनर स्विच को मैनेज करने के लिए भगवान सहायता करता है, क्योंकि हर 2 प्रोजेक्ट्स में लगभग 6-6 महीने का, 8-8 महीनों का गैप होता है। तो आपके पास बहुत समय होता है कि आप एक जिस चीज से जुड़ जाते हो उससे आप मेंटली पूरी तरह से बाहर आके फिर दूसरे जॉनर में जुड़ना, इसके लिए लगभग 8 या 9 या फिर कभी कभी ज्यादा भी, क्योंकि देखो फ्रीलांसर्स की हमारी लाइफ ना बहुत ही बटरफ्लाई जैसी लाइफ होती है कि हम बटरफ्लाई दिखते हैं जब हम काम करते हैं सेट्स पे, लेकिन उसके पहले तो हम ककून में बंधे हैं। हम हमारे घरों में बंधे हैं, हम हमारे कैफेज में चिट चैट करते हुए बंधे हैं, हम कहीं पढ़ रहे हैं या फिर कहीं फिल्म फेस्टिवल जाके बस अनुभव कर रहे हैं। सो ये ककून टू बीइंग अ बटरफ्लाई, ये जो आपका पीरियड है उसमें आप जितनी चीजें अलग अलग आप में एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा, एज अ स्टूडेंट ऑफ थिएटर, एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स, म्यूरल्स, आप जितना खुद में समा लेते हो उतना ये आपका जो गैप है वो उतना एनरिच होता है। और वो गैप के बाद फिर जो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उस प्रोजेक्ट में आप फिर नए सिरे से जुड़ जाते हो और ये फिर भगवान पे छोड़ देते हो कि हाँ अगर ये प्रोजेक्ट आपको मिला है और आपका अगर रेडीनेस है, रेडी करने के लिए तैयारी है, अगर आपकी मेंटल की हाँ मुझे ये करना है क्योंकि मेरा तो बैंक बैलेंस भी कम है, तो फिर आप उसमें घुस जाते हो, वो जॉनर में आप घुस जाते हो। वो शिफ्ट करने में मुझे दिक्कत नहीं आती। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो लोग यहाँ पे फिल्म्स और मीडिया में आना चाहते हैं, चाहे आप एडिटर बनने आए हो, डायरेक्टर बनने आए हो या फिर राइटर बनने आए हो, आप उसमें एक शब्द और एक जोड़ लीजिए, दैट यू आर एन अप्लाइड क्रिएटिव पर्सन देयर।
If you want to be your own creative person, then you do your paintings, then you do your novel writing, then you write your poems. But if you want to get into the media, the moment you say that you're coming into media, it's an applied art. तो फिर जो आपकी तरफ फेंका जाता है उस पे बहुत ज्यादा भरोसा करके, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिगिनिंग का, गंगोत्री का, उस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करके विश्वास रख के फिर जुड़ जाना होता है, और फिर छोड़ देना पड़ता है कि बाकी जिंदगी में आपने जो किया, अनुभव किया, पढ़ा लिखा, अभ्यास किया, वो कहीं ना कहीं आपके राइटिंग में उभर के आएगा. वाओ, थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स. आई थिंक किसी भी नए प्रोजेक्ट पे अगर काम करती हैं आप, जिसमें अलग अलग इमोशंस को एक साथ लाके देना है, तो इमोशनली अलाइन होना बहुत जरूरी है. दिस इज व्हाट यू वांट टू से, राइट? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस इन दिस? यस. You do not do it. आप मतलब माँ दुर्गा तो नहीं हो ना कि आपके 8 हाथ है, एक हाथ में आप रोमांस करोगी, दूसरे हाथ में आप मतलब कुछ इंस्पिरेशनल भगवान का भी लिखोगी, तीसरे से आप क्राइम भी लिख रही हो. यू डू नॉट डू इट. थैंक यू मनीषा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन टू निधि जी. आई एम श्योर मिशन मंगल हम सब ने देखी है. वी हैव निधि जी फ्रॉम दैट टीम. निधि जी, I told you, we have gems on the stage. So निधि जी, tell me, मिशन मंगल जैसे प्रोजेक्ट पे जो रियल लाइफ में भी किया गया सक्सेसफुली, उसको मूवी पे उतारना, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए, और इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ? Well, not just that it was a bigger film, also it was my first ever film which was made. So, इसका एक्सपीरियंस आई वुड से वाज मोर टू द ग्राउंड लेवल, बिकॉज जब मैंने डायरेक्टर जिनके लिए ये फिल्म भी फर्स्ट टाइम थी, उनका भी डेब्यू हो रहा था, उन्होंने और मैंने जब लिखना शुरू किया तो हमने सोचा नहीं था कि ये फिल्म बहुत बड़ी हो जाएगी. आप फिल्म लिखना शुरू करते हैं बिना कुछ सोचे, जब स्क्रिप्ट राइटिंग फेज में होते हैं तो आप इधर उधर नाम थ्रो कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि वही नाम वही एक्टर्स आएंगे आपकी फिल्म में. तो उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई थी जो 2013 में अपेरेंटली बहुत पॉपुलर हुई थी, विमेन साइंटिस्ट सेलिब्रेटिंग. तो वो पिक्चर काफ़ी इंटरनेट पे भी चला था, पेपर्स में भी आई थी. तो उन्होंने मुझे बस वो एक फ़ोटो दिखाई थी कि ये मैं बनाना चाहता हूँ, और हमने वहाँ से लिखना शुरू किया उस एक फ़ोटो को देखकर. वी डिड नॉट कीप कि विमेन साइंटिस्ट पे बनाएंगे या मेल साइंटिस्ट पे बनाएंगे. आवर होल एजेंडा वाज हम पहले साइंटिस्ट पे बनाएंगे. बट बिकॉज वी वर सो इंस्पायर्ड बाय दीज विमेन, like you were calling ki women behind the camera, right? It's similarly, we don't even talk about the scientists, right? Or the science in India. So this was the base कि हमने वहाँ से शुरू की. Obviously बहुत लंबा टाइम लगा, 2017 से शुरू करते करते 1.5-2 साल लग गए उसमें रिसर्च करना, साइंटिस्ट से मिलना. The most challenging part ये था कि आप 2 साल की रिसर्च को 2 घंटे में कैसे लाएं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो. क्योंकि कोई भी मूवी देखने पढ़ने तो आता नहीं है, कोई साइंस का लेसन नहीं चाहता है, लेकिन आप उसमें एंजॉय भी करना चाहते हैं, आप उसमें समझना भी चाहते हैं. तो हमने उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया कि विच वी वर ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर, वो पूरी साइंस एंड ऑल, बट ऑल्सो आप मूवी लिख रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्री नहीं लिख रहे हैं, तो आपको एंटरटेनिंग भी चाहिए. सो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, 2 साल का रिसर्च के साइंस को 2 घंटे में बताना. बट लाइक वी ऑल हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि इमोशंस हमेशा ओवरपावर करेंगे और किसी भी चीज को. तो इट वॉज ऑलवेज अ जर्नी अबाउट दीज विमेन गोइंग थ्रू एंड अचीविंग समथिंग. सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हैं
उसको आप फिर धीरे धीरे जब एक्टर्स अटैच होना शुरू हुए तो आपको यकीन नहीं होता, बिकॉज लाइक आई सेड कि इट वाज माय फर्स्ट फिल्म। अक्षय कुमार को पसंद आ गया, विद्या बालन को पसंद आ गई है, तो वो दिन थोड़े से सरियल टाइप लगते थे, बिकॉज ओ रियली आपका कुछ लिखा हुआ उनको पसंद आ रहा है। बट या क्योंकि बिगर नेम्स गॉट अटैच टू द प्रोजेक्ट, व्हेन वी स्टार्टेड वी वर सिटिंग एट अ कैफे और हम लिख रहे थे, फिर वहां से हम थोड़ा स्टूडियो थोड़ा ऑफिस में शिफ्ट हुए। आई कॉल्ड माई फादर एंड आई टोल्ड हिम कि एक ऑफिस मिल गया, एक चेयर मिल गई है, लिखने के लिए काम मिल गया है। सो ही ऑलवेज रिमेम्बर्स कि हाँ तुमने मुझे कहा था काम मिल गया है। तो वहां से फिर जब ऑब्वियसली बड़े नाम अटैच होना शुरू हुए तो इट बिकेम मिशन मंगल एंड या So proud to hear this. So good. Thank you. Next question to Anuradha ji. We will be having a question answers. No, sir. We will be having a question answer session in the end of this discussion. So उस समय आप questions बिल्कुल पूछ सकते हैं. Next question to Anuradha ji. अनुराधा जी, जैसा कि हमने ऑलरेडी पता है हमें कि आपने स्लम डॉग मिलेनियर, इंडियाज डॉटर और अभी रिसेंटली एक्सट्रैक्शन, आई एम श्योर एक्सट्रैक्शन आप लोगों ने देखी होगी, उनमें काम किया है. मेरा एक ही क्वेश्चन है पर 2 पार्ट्स हैं उसके. वन बाय वन पूछो, भूल जाऊंगी. ठीक है. पहला तो स्लम डॉग मिलेनियर और इंडियाज डॉटर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा और कैसे ये आइडिया आया एंड यू नो हाउ इट केम ऑन स्क्रीन, वो जर्नी हम समझना चाहेंगे. सबसे पहले बताती हूँ, मेरा मेडिसिन बैकग्राउंड है, तो मेरी जिंदगी में चीजें बाय चांस हुई हैं, बाय चॉइस नहीं. लाइक इट बिकेम माय चॉइस लेटर. तो स्लमडॉग का फिल्में आपकी किस्मत में आती हैं, आप ना कोशिश नहीं करते हैं, वो आती हैं. मैं अमेरिका में एक फिल्म करके आई थी और यहाँ पर कुछ मेडिकल कंडीशन थे मेरे, तो आई वाज वेटिंग हियर. अचानक एक कॉल आया कि एक डायरेक्टर हैं डैनी बॉयल, आप उनको जानती होंगी. तो आई जम्प्ड कि ट्रेन स्पॉटिंग मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है और मैं बहुत बीमार थी उस वक्त. बट तो मैंने नेक्स्ट डे स्क्रिप्ट पढ़ने गई और स्क्रिप्ट तो 2 घंटे में ख़त्म कर लिया मैंने. यू नो द वे इट वाज रिटन, बहुत ही खूबसूरत फिल्म लिखी गई थी. बहुत कम फिल्में होती हैं जो जैसी लिखी जाती हैं वैसे ही एडिट की जाती है, आपको बहुत हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है उसमें. तो बड़ी बेहतरीन फिल्म थी. तो और इंडियाज डॉटर के साथ जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मैंने वेस्ट इज वेस्ट कर लिया था. तो जब उन्होंने वेस्ट इज वेस्ट किया था तो उसमें मैं इंडियन एडिटर थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं नेक्स्ट फिल्म बनाऊंगी तो आपको एडिटर लूंगी. मेरा बर्थडे था 29 जुलाई को और 28 के अर्ली मॉर्निंग मुझे फ़ोन आता है लेस्ली एडविन का, जो ब्रिटिश डायरेक्टर हैं, कि मैं एक फिल्म बनाने जा रही हूँ, मगर मैं अपनी बीमार माँ को छोड़ के आई हूँ और अगर तुमने हाँ नहीं किया तो ये फिल्म बनना मुश्किल होगा. तो मैंने कहा क्या फिल्म है, और उस समय सब चल रहा था निर्भया का. तो उन्होंने कहा अगर परसों मॉर्निंग में तुम आ सकती हो तो ये फिल्म मैं शुरू करना चाहती हूँ. मैंने बर्थडे के कुछ प्लान्स किए हुए थे अपने दोस्तों को बुला के. तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग की फ्लाइट थी और मैं दिल्ली में थी 5 रेपिस्ट के साथ. तो वो फिल्म स्लमडॉग का एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन रहा. किसी ने सोचा नहीं था कि फिल्म इतनी खूबसूरत बनेगी और ऑलमोस्ट उस फिल्म ने 100 टाइम्स कमाया अपनी फिल्म का, जो खर्चा हुआ उस फिल्म का. और जब अमेरिका गए थे हम लोग तो ऐसा लगता था कि हर आदमी आपको टच करना चाहता है. वो जो फीलिंग होती है ना, जैसे जब आप अपनी बेटी को विदा कर देते हैं और पता चलता है कि उसके ससुराल ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है, वैसी फीलिंग होती है जब फिल्म रिलीज होती है और ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है. तो स्लमडॉग का वो था. इंडियाज डॉटर की जर्नी बहुत इमोशनल थी मैम. उस फिल्म को करते करते 2 बार मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई रेपिस्ट आपको कहे कि हमने एक पतली सी छोटी चीज निकाली जो उसका इंटेस्टाइन था. आप एक लड़की होकर के ऐसी चीज को मुझे 2 साल हर दिन देखना और सुनना पड़ता था. मुझे हर दिन मॉर्निंग में अपने आप को वापस उठाना पड़ता था इस फिल्म को एडिट करने के लिए कि चलो इस फिल्म को एडिट करना है. क्योंकि आपको एज एन एडिटर 3 चीज ध्यान रखना है. ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और आपको एंटरटेन भी करना है. एंटरटेन इन द सेंस लाइक पीपल आर हुक टू योर फिल्म.
इस फिल्म का एक छोटा सा, जो हम चूंकि इमोशन और परसेप्शन की बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था, उस समय हिलरी क्लिंटन ने बुलाया था यूनाइटेड नेशन के साथ, तो फिल्म का न्यूयॉर्क में प्रीमियर हुआ था, हम लोग सब गए थे वहाँ। फिल्म में कुछ हिस्से थे जिसमें बीबीसी ने कहा था कि इस फिल्म को हटा दो बिकॉज दिस इज टू ग्राफिक, अगेन परसेप्शन। एंड अगर आप काम करती हैं तो पता है आपको प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज कितने स्ट्रांग होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये टू ग्राफिक है, इसको हटा दीजिए। 3 जगह पे उन्होंने कहा था, और उस 3 जगह पे मैंने लेस्ली से कहा कि लेस्ली ये 3 जगह हम लोग नहीं हटाएंगे। अगेन रिलेशन, उस डायरेक्टर ने मुझ में बिलीव किया और उसने तीनों चीजें नहीं हटाई। और आप विश्वास करिएगा, हमने इस फिल्म को लेकर वर्ल्ड टूर किया है, और जिस उन तीनों जगहों पे पूरे थिएटर एक साथ आह की आवाज निकलती थी। और मैं हमेशा लेस्ली को बताती थी, लेस्ली लुक, बिकॉज फिर हमने बीबीसी को कहा कि हम ये नहीं हटाएंगे, आप भले फिल्म छोड़ दो। बट देन वी वोन एंड फाइनली बीबीसी के साथ तो फिल्म रिलीज हुई। एक न्यूयॉर्क में जो स्क्रीनिंग हो रही थी, उसमें मेरिल स्ट्रिप, जो कि 25 टाइम्स ऑस्कर नॉमिनेटेड विमेन इन द हिस्ट्री हैं, वो बैठी हुई थी। और वो मैं और लेस्ली पीछे बैठे हुए थे, और हमने देखा कि उन्होंने अपना चश्मा निकाला है और अपने आंसू पोंछ रही हैं वो। दैट इज द इमोशन एंड परसेप्शन एंड स्टोरी ऑल टुगेदर। मतलब आप सोचिए, ये घटना दिल्ली के एक जगह पे हुई थी, और वो न्यूयॉर्क के एक थिएटर में एक थिएटर आर्टिस्ट उसको एक्सपीरियंस कर रहा है। तो दोनों की जर्नी जो मैंने बताया कि बहुत ही अलग थी, और बहुत, इसके बीच में मैंने 12 फिल्में और की हैं, बड़ी कुछ बड़ी सुंदर फिल्में हैं, $1 मिलियन आर्म है, 100 फुट जर्नी है, बड़ी खूबसूरत फिल्में रही हैं, वो सब भी किया है मैंने। और तो हर फिल्म की जर्नी एक अलग होती है। और जैसा आपने कहा, इस फिल्म के बाद मैंने 2 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकती थी, मैं इमोशनली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं जस्टिस कर सकूंगी किसी भी प्रोजेक्ट के साथ। वाह, मैं आप सबको ये भी बताना चाहूंगी, अनुराधा सिंह जी हॉलीवुड की फर्स्ट इंडियन फीमेल एडिटर है। ओवर टू स्निग्धा जी। अंधाधुन सब इतना ओवरवेलमिंग था कि यू वांट टू हैव वाटर? आप क्वेश्चन कंटिन्यू करिए। सो स्निग्धा जी, अंधाधुन आई एम श्योर आप सबने देखी होगी। वी हैव स्निग्धा जी फ्रॉम दैट टीम। अंधाधुन जैसे फिल्म का विजुअल टोन बहुत ही अलग था, तो उस तरह की वर्ल्ड को डिजाइन करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट, क्या अलग किया था आपने? देखिए, जो जनरल प्रोसेस होता है वो तो सेम रहता है कि जो भी कैरेक्टर्स हैं तो हम रियल लाइफ में वैसे कैरेक्टर्स को जाके स्टडी करते हैं, उनका सराउंडिंग समझते हैं, एंड देन वी डिजाइन। बट अंधाधुन में क्या डिफरेंट था वो बस मैं बताती हूँ डिजाइन वाइज, कि जैसे जो अंधाधुन के कैरेक्टर्स थे ना, वो एकदम दिखने में तो एकदम ऐसा सिंपल हम जैसे रहेंगे। मतलब उसके कैरेक्टर्स कैसे थे कि मतलब मान लो कि जैसे हमारे यहाँ कोई दूध वाला आता है रोज, बहुत सिंपल सा, और पता चला रे नेक्स्ट डे उसने बैंक रॉबरी कर ली, तो ऐसे कैरेक्टर ट्विस्ट थे उसमें। तो अब जब कैरेक्टर्स ऐसे हो तो विजुअली भी हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना कि उसको जस्टिफाई करे। तो हमने जैसे डिजाइन वाइज ना वी यूज लॉट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स। लाइक अगर आप देखोगे तो जैसे जो घर था मेन, तो वो बहुत सुंदर सा था, वॉलपेपर था, फ्लावरी था, बट तो तब ऐसे होता है ना कि अच्छा ये इतना सुंदर सा घर था और इसमें मर्डर हो गया। तो दिस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट्स और हाईलाइट्स लाइक उसको और बढ़ाता है वो इमोशन को। तो इस टाइप से हमने ये डिजाइन अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रखा था। जैसे कि अगर फ्रैंको का भी स्पेस है तो उसमें छोटे एलीज ऐसे होंगे, ये होगा वो होगा, सो दैट वो जो स्टोरी का हिंट थोड़ा सा दे सके। एंड इफ इट गिव्स इनफ, समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट इज नीडेड, समटाइम्स इट्स नॉट। तो जैसे वो घर में कॉन्ट्रास्ट की जरूरत थी क्योंकि उसमें मेन सीन होने वाला है, तो उसमें ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग रहेगा। तो लाइक ऑल द बैकग्राउंड एंड ऑल आप कॉन्शियसली नहीं रजिस्टर करते कि वो स्मॉल एली क्यों बनाया है जहां से वो चल के जा रहे हैं, है ना।
ये चीज कवर्ड क्यों है, डोर यहाँ पे क्यों है, बट सबकॉन्शियसली तो आप रजिस्टर करते हो। तो ये हमने थोड़ा सा ऐसा रखा था उसमें। मैं एक क्वेश्चन अभी जस्ट मेरे दिमाग में आया, आप अपने काम को सिंपल लैंग्वेज में हमारे ऑडियंस को कैसे बताएंगे कि आप एग्जैक्टली फिल्म के होल प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन देती हैं? देखो, अगर एक वर्ड में मुझे समझाना है प्रोडक्शन डिजाइन, तो इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट इंटीरियर कर दिया और ये पूरा वर्ल्ड बनाना पड़ेगा, और वो पूरी फिल्म का वर्ल्ड एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घर थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलाइज्ड है, दूसरा एकदम एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है, तो वर्ल्ड बिल्डिंग विल ब्रेक। तो जितना अच्छा वर्ल्ड बिल्डिंग होगा उतना इमर्सिव होगा स्टोरी टेलिंग, समझे? तो जैसे एक्चुअली एक भी अगर सीन आपका डिफरेंट हो गया ना विजुअली, तो आप थोड़ा सा ब्रेक हो ही जाओगे स्टोरी टेलिंग से। सो इसलिए वन वर्ड में बोलूं तो वर्ल्ड बिल्डिंग है, एंड वॉट एवर यू से सी इन द फ्रेम अपार्ट फ्रॉम द एक्टर, इट इज प्रोडक्शन डिजाइन, एंड सबकॉन्शियसली इट शुड हेल्प एंड एलिवेट द स्टोरी, अदरवाइज मतलब नहीं है। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो जाता है, और आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ बटिंग इन, सॉरी, बट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि अंधाधुन में जो घर हम देखते हैं, जो पर्दे का रंग होता है, पर्दे पे जो कलर्स आपको दिखते हैं, वो कैसे हो सकते हैं, उसके भी ऑप्शंस हैं। अगर मैं वो फिल्म डायरेक्ट करने को जाऊं तो मैं कहूंगी कि मुझे ना ये सब थोड़ा और डार्क चाहिए, इतना खूबसूरत कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अंधे आदमी की कहानी है, उसमें मर्डर है, और मुझे सब डार्क दो, मुझे आपके पर्दों के कलर्स डार्क दो, थोड़ा ग्रे सब शेड्स में खेलते हैं, क्योंकि ये सब अंधे लोगों का मामला है। लेकिन अगर जब श्री राम जी इस कहानी को देखते हैं तो वो कहेंगे कि नहीं, मुझे ये पक्की कमर्शियल फिल्म बनानी है, उसके रंग मुझे ऐसे चाहिए, उसमें होगी अंधों की कहानी। तो ये दो फिल्में आप देख सकते हो कि कितनी अलग फील देगी आपको। एक फिल्म देख के अगर मैं डायरेक्ट करती हूँ वो कहानी, तो आपको ये देख के लगेगा कि मैं मम्मी पापा का पुराना फिल्म का या फिर शादी का एल्बम देख रही हूँ, या फिर मम्मी पापा का नहीं बट नाना नानी का, दादा दादी का। अगर आप दूसरा देखोगे अभी जो अंधाधुन बनी है, तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे कजिन की शादी का एल्बम है, या फिर ये। सो इनका फील ही अलग है। और आजकल प्रोडक्शन डिजाइन इस तरह से, जिस तरह से वो एलिमेंट्स यूज करते हैं, रंगों के, लाइटिंग के, किस तरह के कपड़े होने चाहिए, उससे वो बिना कहे आप तक वो इमोशन पहुंचता है। ये बहुत गहरा काम है। मैं बस ये एग्जाम्पल देना चाहते थे आपसे। करेक्ट बोला कि नॉर्मली अगर कोई होता ना, तो वो बोलता कि ये डार्क है, मिस्ट्री है, सस्पेंस है, तो कीप इट डार्क। बट मजा तभी है ना जब कॉन्ट्रास्ट है, जब लगे ही ना कि यार मेरे दूध वाले ने बैंक रॉबरी कर दिया, तो वो ज्यादा फन होगा। यानी डिजाइन से स्क्रीन पे ऑडियंस को हुक करके रखना, ये Yes. बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका काम। थैंक यू स्निग्धा जी। मनीषा जी, आपके लिए मेरा अगला सवाल, आप लोग भी अपने राय दे सकते हैं। अगर आपको इंडस्ट्री में राइटर्स के लिए एक बड़ा चेंज लाना होगा, तो क्या होगा वो चेंज? राइटर्स के लिए चेंज तो नहीं लाना पड़ेगा मुझे कुछ, मुझे तो प्रोड्यूसर्स के लिए चेंज लाना है। अच्छा, और वो क्या बिकॉज होगा? वो प्रोड्यूसर्स के लिए चेंज वो होगा कि देखिए, मैं स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत की एकमेव ऐसी संस्था है जो राइटर्स के लिए, स्क्रीन राइटर्स और लिरिसिस्ट के लिए, उनके हकों के लिए काम करती हैं। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी फिलहाल SWA की। तो उस हिसाब से तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी जर्नी में कई बाधाएं हैं, और हमारी जर्नी में जो बाधाएं वो ये है कि ढंग से पैसे नहीं मिलते हैं।
ये मुर्गी और अंडों वाली बात हो जाती है। हमारा जब काम शुरू होता है तब हमें लगता है कि हमें कहा जाता है कि अरे ये ना अभी तक इसको प्रोड्यूसर नहीं मिला है, ये कहानी तो आपको लिखनी है लेकिन इसको प्रोड्यूसर नहीं मिला है तो हम आपको पैसे दे नहीं सकते। तो बिना पैसे के आप काम शुरू कर देते हो और 2-3 साल काम करते रहते हो, कभी फिल्म बनती है कहीं नहीं बनती है। जब इन्होंने कहा कि उन्होंने पापा को फोन किया और कहा कि पापा मुझे ना लिखने के लिए डेस्क और एक चेयर मिल गई, इसकी खुशी वो है कि आप बिना पैसे के सिर्फ पैशन से इतना काम करते हो। मैं चाहती ये हूं कि प्रोड्यूसर्स और स्टूडियोज हमारी ये बात समझे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हमारी ये बात समझे, एक्टर्स और स्टार्स हमारी ये बात समझे और हमें ऐसा अप्रोच ना करे भाई कि हाँ ये फिल्म नहीं बन रही है अभी तो आपको पैसे तो बाद में मिलेंगे क्योंकि अभी तो मेरे पास पैसे है नहीं। पैसे नहीं है तो तू बाल भी नहीं काट सकता तेरे, कौन ना ही तेरे ऐसे ही कौन हजाम तेरी हजामत करके देगा बिना पैसे के। लेकिन आपको ये लगता है, मुझे ये बोला गया है, एक मुझे वॉर फिल्म लिखने के लिए आई थी और उस प्रोड्यूसर के लिए मैंने पहला काम किया था, बहुत अच्छे अवार्ड्स मिला के दिए थे, मराठी फिल्म थी प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, बहुत अच्छा बिजनेस किया। और वही प्रोड्यूसर मुझे जब दूसरी फिल्म मृणाल की आई जो विच वॉज अबाउट अ पेशवाई वॉर, ही टोल्ड मी आपको पैसा चाहिए क्यों, आपका काम थोड़ी बढ़ रहा है, आपको तो कागज और पेन लेके ही लिखना है। मैंने कहा ये आपकी जो रमा माधव नावाचं नॉवेल कोणाला आठवतं इथे, या राईट, त्याच्यावरची फिल्म होती मृणालनी केलेली अँड इट वॉज अ वॉर फिल्म, सो आय वॉज लाइक एक्साइटेड, पानीपत वगैरह सगळंच असणार होतं त्यात। एंड ही इज लाइक कि आपको पैसे तो उतने मिलेंगे जो आपको 4 साल पहले मैंने प्रेम म्हणजे प्रेम मस्त के लिए दिए थे। मैंने कहा भाई ये कैसे होगा, आपका हेयर ड्रेसर, क्योंकि वो पूरा मतलब पीरियड फिल्म है, वो आपका हेयर ड्रेसर भी ज्यादा पैसे लेके जाने वाला है। बट ही सेड उसको तो पैसा लगने वाला है मैडम, क्योंकि उसको तामझाम लगेगा, उसको विग्स लगेंगे, उसको बाकी सारा जेल वेल लगेगा, क्लिप्स लगेंगी, आपको क्या लगने वाला है। मैं शर्म से डूब गई और मैं शर्म से डूबना ये मेरा सेकेंडरी भाव है, पहले तो मैं गुस्सा होती हूं, आप लोगों ने भी अभी महसूस किया है, पहला मेरा रिएक्शन तो गुस्से का होता है। मैंने कहा ये मेरा दिमाग है, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और फिल्म मैंने होने दी, फिल्म मैंने पिचने दी और मैं भी बहुत बहुत अजीब इंसान हूं, मैं रिश्ते कभी तोड़ती नहीं हूं और मैं ब्रिजेस कभी बर्न नहीं करती हूं, क्योंकि मेरा बाप मेरा चाचा कोई वहां पे फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करता है। हमेशा आपको होता है कि आप एक कर्टसी से बात करो और फिर निकल जाओ। मैंने फिल्म होने के बाद मैं प्रोड्यूसर से मिलने गई, मैंने कहा प्रवीण भाई कैसा रहा, बोले बहुत बुरा। मैंने कहा बुरा था क्योंकि मैं नहीं थी, आप समझो। और मैंने उसी फिल्म को, उनके 3 सीन्स को मैंने जिस तरह से नरेट किया कि मैं ये 3 सीन्स कैसे लिखती थी और मैं इसमें क्या एलिमेंट्स और कैसे लाती थी, वो लगभग मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा ये दिमाग होता है जो दिखता नहीं है, तो मैं बदलाव ये चाहना चाहती हूं कि हम लोगों के दिमाग, इनका भी दिमाग, एडिटर का भी क्या बोलेगा कि हाँ आपको तो लैपटॉप ही है, आप एक बार आपने एफसीपी या फिर कैनवा या फिर आपने जो डाउनलोड कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, आपको क्या वापस पैसे लग रहे हैं। पैसे चीज के नहीं लगते हैं, ये कोई शादी नहीं बना रहे हम कि हल्दी के लिए पैसा लगेगा, मेहंदी के लिए पैसा लगेगा, पैसा दिमाग का लगता है। ये बदलाव मैं सब में लाना चाहती हूँ कि इज्जत करो भाई उसकी, पैसे दो। दिस इज पावर ऑफ अ वुमेन कि उन्होंने स्टोरी पिटने दी और उसके बाद उन्हें बताया कि देखो मैं नहीं थी इसलिए ये हुआ। नेक्स्ट टू यू निधि जी, आपको क्या लगता है विमेन फिल्म मेकर्स सिनेमा में कुछ नया पर्सपेक्टिव ला रही हैं? वेल येस एंड नो। मुझे लगता है हमें विमेन और मेल में डिवाइड नहीं करना चाहिए जेंडर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट it's all about any group, be it gender, class, region, state, any group that is underrepresented. वो जब भी आएंगे सिनेमा में या किसी भी आर्ट फील्ड में, उनका नया पर्सपेक्टिव आएगा ही। सो जस्ट लिटिल डिग्रेस करूंगी मैं यहाँ से। मुझे कई प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जहां ये बोला जाता है कि हम आपको ऑन बोर्ड इसलिए ला रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ हीरोइन की जर्नी ठीक करनी है, बाकी हमारे पास सब है।
तो क्योंकि आप विमेन हैं तो हमें सिर्फ विमेन का पर्सपेक्टिव चाहिए, इसमें सब लिखा हुआ है, आप चेंज कर दीजिए। कई बार आपने बोला जैसे बैंक बैलेंस के लिए भी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है विमेन का, जो मेन फीमेल लीड है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट डाल सकते हैं, थोड़ा इमोशनल जर्नी हो जाएगी और ये उन्हें थोड़ा सा प्रोफेशन कुछ दे सकते हैं, क्योंकि यूजुअली वो हमेशा मिसिंग होता है हमारे मूवीज में से अनफॉर्चुनेटली। उन्होंने कहा नहीं लेकिन ये तो लव इंटरेस्ट है ना, ये करके क्या करेंगे। मैंने कहा फिर आप मुझे लाए क्यों जब वो 4 सॉन्ग्स में आके डांस ही करना है, फिर मैं क्या पर्सपेक्टिव दूं, क्योंकि डांस डायरेक्टर तो मैं हूं नहीं। so this is why I always feel कि when we talk about कि वो क्या point of view आएगा या क्या perception आएगा अगर women enter the industry, is not कि वो women का perception लेकर आएंगी, वो different लाएंगी, because they are underrepresented for a very very long time. आप उस ग्रुप को चांस दीजिए, नॉट चांस दीजिए इन द सेंस कि किसी से चांस लेना है, इट्स जस्ट दैट डोंट स्टॉप देम, don't pull their leg and pull them down is all I'm saying. So when they get the opportunity, you will get to hear different stories from lived experiences. So yeah, keeping like individually, किसी को भी empower करेंगे तो different perception ही आएगा. थैंक यू। अनुराधा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? First, the question you asked her what to change, working hours. True. I'll just tell you, and it's like outside it's not much, but in India's daughter, I've worked 21 hours every day for 2 years. और अभी मुझे 2015 से मैं there is a tube है, उसके ऊपर मैं बैठती हूँ क्योंकि मेरा हिप बोन क्रैक हो गया है। तो वर्किंग आवर्स इज द वन थिंग आई वुड लाइक टू से। एंड जैसा इन्होंने पर्सपेक्टिव कहा विमेन का, मैं थोड़ा सा उसमें कहूँगी बिकॉज आई हैड अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टू स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन आई जॉइन द इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 30 years बैक। सबसे पहले मैंने वॉशरूम के लिए स्ट्रगल किया। मैं कैन यू इमेजिन अ विमेन हैविंग पीरियड्स, वो वॉशरूम कैसे, कॉमन टॉयलेट कैसे यूज कर सकती है। तो मेरा पहला स्ट्रगल वॉशरूम से स्टार्ट होता है। सो आई कम फ्रॉम देयर। फिर फिल्म सिटी में जब पैकअप हो जाता था, बिकॉज आई वर्कड इन इंडिया फॉर अराउंड 5 to 6 years बिफोर मूविंग टू इंस्टीट्यूट एंड देन टू हॉलीवुड। तो 2 बजे रात में अगर पैकअप हो रहा है, मैं 2 बजे रात में कैसे घर लौटूंगी। वहां पर इतने सारे जानवर हैं कि मुझे इतनी स्टोरीज सुन रखी है आपने कि फिर आप पूरा रात वहीं बिताएंगे, या फिर आप किसी के साथ अनकंफर्टेबल, आपको पता भी नहीं आप किसके साथ लौटने, क्योंकि भरोसा भी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत मुश्किल है। और तीसरा जो मैं बताऊंगी, जब मैं पहली बार अमेरिका गई एज एन एडिटर, मैंने अपना पहला नाम दिखा जब मैं LA के एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो एक वाइट गाय मेरा प्ले कार्ड नाम लेके खड़ा था और नीचे लिखा हुआ था एडिटर, बिकॉज उससे पहले मैंने अपना नाम एज एन एडिटर कभी देखा नहीं था। देयर इज अ वाइट गाय इन अमेरिका स्टैंडिंग विद माय नेम देयर। और एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। इंडियाज डॉटर में हमने फिल्म का फर्स्ट कट काटा और बीबीसी ने फिल्म देखा और मुझे निकाल दिया गया फिल्म से। बीबीसी ने कहा कि फीचर फिल्म बैकग्राउंड से आती है, और प्रोबेबली मुझे लग रहा था कि बिकॉज आई एम ब्राउन एंड बिकॉज आई एम फीमेल दे वर नॉट ट्रस्टिंग मी मच, तो मुझे फिल्म से निकाल दिया गया। कहा गया कि हम लोग किसी ऑस्कर विनिंग एडिटर को हायर करते हैं इन स्पाइट ऑफ डूइंग 5 फिल्म्स, सो एवरी फिल्म इज स्ट्रगल, एवरी फिल्म यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, योर वर्थ। तो मुझे फिल्म से हटा दिया गया। लेस्ली ने कहा कि चूंकि ये लड़की मेरे साथ बिगनिंग से रही है, तो आप ऐसा करिए, फिल्म का पूरे फुटेज का डुप्लीकेट बनाया गया और उनको दिया गया। उन्होंने एक ऑस्कर विनिंग एडिटर को हायर किया एंड बीबीसी इज एडिटिंग द फिल्म साइमल्टेनियसली विद एन एडिटर विच आर ऑस्कर विनर। लेस्ली मेरे साथ, आप इमेजिन करिए कि आपको पता है कि आपको फिल्म से निकाल दिया गया है और आप फिल्म एडिट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। 1 महीने तक मैंने, लेस्ली ने एडिट किया, 1 महीने तक उन्होंने भी एडिट किया। और बीबीसी ने क्या किया, आफ्टर 1 month उन्होंने 10 ट्रस्टेड लोगों को लेके, एक ब्लाइंड स्क्रीनिंग कहते हैं वहां पर होती है, ब्लाइंड स्क्रीनिंग की, और उसमें वोटिंग किया जाता है।
और उस दिन हमें बीबीसी ने कहा था एक छोटा सा शूट भी करना है, तो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी लेस्ली के साथ, और हमें कॉल आया कि आई वॉज हायर्ड अगेन बिकॉज आई गॉट 9 votes एंड ही गॉट 1 vote, वो भी 1 vote जिसने उसको हायर किया था। तो मुझे याद है ऑक्सफोर्ड में बारिश हो रही थी और मैं और लेस्ली खूब जंप कर करके वो कह रहे थे। तो अगेन आप अपनी आवाज, आपका काम होता है और आप प्रूव करते हैं। एब्सोल्युटली आई एग्री कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट दोनों पर्सपेक्टिव देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। सच में किसी ने सही कहा है कि सफलता का रास्ता जो होता है वो हमेशा कांटों से भरा होता है। वो कांटे हमें दिखते नहीं है, पर इन लोगों के एक्सपीरियंस के थ्रू रियलाइज जरूर हो रहे हैं हम सबको। नेक्स्ट टू यू स्निग्धा जी, क्वेश्चन आपने अप्रोक्सीमेटली 400+ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम किया और मूवीज में काम किया है। इन दोनों में डिजाइन अप्रोच कैसे अलग होती है, कमर्शियल और प्रोजेक्ट बेस्ड मूवीज? मतलब कमर्शियल तो वो जस्ट यू हैव टू सेल सम प्रोडक्ट, तो इट हैज टू लुक वेरी एस्पिरेशनल, तो वो काफी ग्लॉसी और ऐसे होता है कि 1 सेकंड में मतलब ग्लॉसी दिख जाए, अच्छा दिख जाए, ताकि लोग आंखों को आपका catchy प्रोडक्ट लगे। हाँ। बट फिल्म में काफी लेयरिंग होती है, उसमें टाइम होता है कि आप अच्छे से कैरेक्टर को समझ सकते हैं, वो क्या करता है, कैसे सोचता है, इमोशनली कैसा है, उसके बचपन के ट्रॉमास भी हैं, वो भी आप दिखाते हो, है ना, सराउंडिंग्स में। तो फिल्म में काफी स्कोप होता है, बट इन इट डजंट मीन कि एड का इंटरेस्टिंग नहीं होता। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग इन अ डिफरेंट वे, लाइक वेरी स्टाइल, you get to do very stylized work, very graphical, clean, so both are interesting actually. थैंक यू। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप चारों के लिए है। मैं एक एक करके आपके पास आऊंगी। आजकल नैरेटिव बेस्ड सिनेमा के इस बदलते दौर में क्या आपको लगता है कि ऑडियंस अब लेयर्ड और कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग को पहले से ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है? Who will initiate? Yeah. So अभी हम लोग नैरेटिव बेस्ड सिनेमा काफी ज्यादा देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस अब कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग को ज्यादा, पहले से ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है, या फिर you said layered एज वेल? या मतलब एक्चुअली मैं बहुत सेलेक्टिव फिल्म्स देखती हूँ, बट तो भी मुझे उतना लेयरिंग तो अभी भी उतना नजर नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब अगर मैं मूवी देखूं तो वो कैरेक्टर अच्छा है तो वो अच्छा ही है, बहुत सारे शेड्स नहीं नजर आते। मतलब आई डोंट वांट टू नेम फिल्म्स, बट हाँ, जैसे मान लो कि अगर मैंने एनिमल देखा तो दैट्स ऑल्सो फॉर मी, मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, कैरेक्टर्स काफी मुझे फ्लैट लगते हैं ऑन द। तो एनिमल आके मैंने देख के मैंने सोचा यार मुझे तो गैंगस्टर फिल्म्स भी पसंद आती है, तो देन आई अगेन वॉच्ड स्कारफेस, हीट, तो मैंने बोला यार इसमें कितनी लेयरिंग है, एक कैरेक्टर के कितने लेवल्स, उसका डर, उसका फियर, उसके डिजायर्स, ये सब हैं। तो मुझे ओटीटी में फिर भी आई से कि कुछ वेब सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं, और लाइक कुछ मलयालम सिनेमा भी मुझे बहुत पसंद है, बट मेजॉरिटी अगर देखूं तो थोड़ा सा कम लगता है मुझे। दिस इज माय ओपिनियन। ओके। मेरे हिसाब से फिल्में सिर्फ 2 तरह की होती हैं, अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म, गुड फिल्म और बैड फिल्म्स। आप कुछ भी बनाइए, अच्छा बनाइएगा वो चलेगा, और खराब हो गया तो नहीं चलेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। नहीं तो सैराट जैसी छोटी सी फिल्म भी इतना कर सकती है, और अभी एक गुजराती फिल्म है जिसने मुझे लगता है 60 लाख में बनाई थी, 100 करोड़ कमाई है, तो फिर वो अच्छी फिल्में नहीं चलती। तो मेरे हिसाब से फिल्में 2 ही तरीके की होती हैं, अच्छी या बुरी। आई एम सॉरी, आपका क्वेश्चन वाज कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट, ऑडियंस? I'll answer to that question. I think yes, because of OTT या social media exposure बहुत बढ़ गया है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सिनेमा या वेब सीरीज देखने के बाद सबकॉन्शियसली हमें पता होता है इसके बाद क्या होने वाला है, कैरेक्टर कैसे स्टोरी कैसे अनफोल्ड होने वाली है, तो चीजें थोड़ी सी क्लिशे लगने लगती हैं। सो समटाइम्स ऑडियंस जो है, जब मैं एज एन ऑडियंस दूसरे फिल्म्स भी देखती हूँ, सो वी आर लेफ्ट वांटिंग मोर, कि अरे यार
थोड़ा सा ये भी कर देते ना तो मजा आ जाता. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर डेफिनेटली उनको आजकल क्वालिटी पता लगने लगा है कि क्वालिटी ऑफ फिल्म्स क्या होती है. छोटी फिल्म, बड़ी फिल्म, अगेन उसमें लेयरिंग होगी, उसमें इमोशंस होंगे, तो बहुत एक्सेप्टेंस आ जाता है ऑडियंस की तरफ से. सो आई थिंक इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट they want more of the content driven, the character driven with layered in it. Yeah. थैंक यू निधि जी. यस मैं वापस एक बार, आई एम सो सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन बहुत लेट क्वेश्चन, बहुत लेट है, और चूंकि मैं राइटर हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं कि आपने क्या लिखा है, कहाँ पे. बट लेट मी गिव बिग हैंड टू सुष्मिता जी. इनके सवाल इतने, आपको नहीं लगता कि ऊपर ऊपर के नहीं है, फ्लिपेंट नहीं है, शी हैज रियली ड्रिवन डाउन की क्या पूछना चाहिए, और बहुत सुंदर सवाल है. नरेटिव बेस्ड सिनेमा, डिकोड करते हैं आपका सवाल. नरेटिव बेस्ड सिनेमा मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? आजकल हम हर मूवी के पीछे एक थॉट प्रोसेस स्टडी कर लेते हैं. मेरा मतलब है जैसे लेटेस्ट मूवी है धुरंधर 2 जी, जो जिसका हम बहुत, उसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस है ऑडियंस तक लाने के लिए. वैसे ही आजकल कई मूवीज आ रही हैं जो किसी ना किसी, लेकिन वो तो पहले भी आ रही थी कि जैसे अगर मुझे याद कराइए कि बॉर्डर आई थी. बॉर्डर में भी एक हम कहना चाहते थे कि हाँ भाई ये सैनिक है जो देश के लिए लड़ रहे हैं और देखो कितना खूबसूरत देश है और उसको बचा रहे हैं. नरेटिव पहले भी था, अभी भी है. डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, नरेटिव तभी भी था कि एक हमारा आदमी है वो क्या काम कर गया है. जोधा अकबर, नरेटिव तभी भी था कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है, शादी हो चुकी है, प्यार है, मंदिर बांधा है और रूल कर रहे हैं. सो ये नरेटिव बेस्ड सिनेमा आज की बात नहीं है, ये मुझे लगता है आगे का आपका था. नरेटिव बेस्ड सिनेमा के इस बदलते दौर में, सी द ब्यूटी ऑफ सुष्मिता जी इज शी न्यू कि नरेटिव बेस्ड सिनेमा तो होता ही रहता है, ये तो मनीषा जी बोलेंगी. तो उन्होंने बदलते दौर में, विच इज ट्रू, क्योंकि बीच में 80s और 90s में शायद इतना नरेटिव बेस्ड सिनेमा नहीं था, हमने बहुत गोविंदा को मजे ले लेके देखा. तो अभी जो बदलते दौर में, क्या आपको लगता है कि ऑडियंस अब लेयर्ड और कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग को पहले से ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है? सो इसमें कीवर्ड्स हो जाते हैं कि लेयर्ड और कंटेंट ड्रिवन स्टोरी टेलिंग. तो मुझे लगता है कि लेयर्ड तो अभी भी, आई अग्री विथ यू कि वी आर केप्ट वांटिंग फॉर मोर, क्योंकि वो जो लेयरिंग हम हॉलीवुड में देखते हैं, यूरोपियन फिल्मों में देखते हैं. मूवी देखने वाले यहाँ पे कितने लोग हैं? Movie channel, I love you all. I'm proud of my Nagpur. See, there are a lot of people who watch movie, okay? Big clap for you all. मूवी फिल्मों में फिर चैनल पे जो हम ग्लोबल सिनेमा देखते हैं, वहां पे जो लेड स्टोरी टेलिंग है वो हमें आज भी नहीं दिखता. और आज भी अब जब हमें साइंटिफिक फिल्में बनानी आती है तब हमें उसको साइंटिफिक एक फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें पूरी तलना. आई अग्री विथ यू, मैं भी वही करती, बिकॉज दैट्स यू नो, वो आम औरत तक आप उस सिमिली को लेके गए हो, वो कितनी बड़ी बात है. आज वो जो चूल्हे पे कुछ कर रही है वो लड़की भी समझ पाएगी ना जब आपकी फिल्म देखेगी कि अच्छा होता तो ये है, बिकॉज द प्रिंसिपल इज सेम. सो पहले से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो सब वैसा ही चल रहा है जितना चल रहा है. लेकिन मुझे तो एक और कहना है इसमें कि अगर आप नरेटिव को ज्यादा घुसेड़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल बनेगी. लोग ना सूंघ लेते हैं, हम जो ऑडियंस है ना उसकी बहुत तेज होती है नाक. ऐसा लगता है कि ऑडियंस देख रही है आंखों से, तो हम बहुत जोरदार एकदम जोर शोर से प्रोमोस डालते हैं, ट्रेलर्स डालते हैं. लेकिन सिनेमा जो होता है ना, ऑडियंस पूरा भारत देश का या फिर ज्यादातर वो कान से देखता नहीं है आपका ट्रेलर. आपका ट्रेलर वो कान से सुनता नहीं है, आंखों से देखता नहीं है, वो सूंघता है. जहां उसे अच्छी स्टोरी की खुशबू आती है, आपका ऑडियंस वहां जाता है. मैं जिस फील्ड से आती हूँ वो फील्ड इन लोगों से काफी अलग है, इसलिए मुझे रिसर्च बिना किए हुए आना, वो भी इतने एक्सपीरियंस जेम्स के साथ,
तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिहर्सल था लास्ट 2-3 डेज. मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ. एनीवे, गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द डिस्कशन. थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं. ऐसे तो माहौल लाइट हो चुका है. अब हम रैपिड फायर सेक्शन कर जाने वाले हैं. मैं आप सबसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगी, लेकिन मुझे 1 वर्ड आंसर चाहिए. कि 5 पूछ लूं? एक ही. ऐसे मैं 5 की तैयारी करके आई हूँ. ठीक है, सिनेमा में लेस इज मोर कहते हैं. चलिए. फर्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा आपके लिए एक वर्ड में, ओनली 1 वर्ड. विल स्टार्ट विद मनीषा जी. My soul. Entertainment. Passion. आई थिंक लाइफ. ओके, गुड. लाइफ. 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 मतलब मैं नॉर्मली भी मिलती हूँ लोगों को तो आई सी देम एज कैरेक्टर. गुड वन. स्क्रिप्ट्स या विजुअल्स, व्हाट एक्साइट्स यू मोर? ऑफ कोर्स आई नो योर आंसर. स्क्रिप्ट. ओह, स्क्रिप्ट. ऑब्वियसली स्क्रिप्ट नहीं है तो फिर विजुअल. Oh, this is too good. हाँ. Anuradha ji, yours. 100% visuals. Visuals. See, women supporting women. Yeah, script. Definitely. I'll go with अनुराधा जी. विजुअल्स, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको जो खुराक चाहिए वो आता है विजुअल से. आप देखते हो, पढ़ते हो कैरेक्टर को. विजुअल्स. Okay. है ना? मैं वही. Made one film without a script, just out of a visuals. Oh, wow. Next. कभी पोएट्री से आएंगे, कभी म्यूजिक से, तो फॉर्म ही. Wow. Over to next question. Women in cinema का एक myth जो आज ब्रेक होना चाहिए. Only 1 word. Only one word. in myth जो है वो, ये कम पैसे में काम कर देगी. नहीं लेंगे हम कम पैसे, हम उतने ही लेंगे. Good one. Women can't write action and comedy. Wow. Night duties में, they used to have that. Yes, problem. Yeah, ये तो night duties. आई थिंक फिल्म में नहीं, ये हर जगह है. इवन आई वर्क फॉर यूएस आज, तो while getting to my next role they asked me कि बच्चे कितने बड़े हैं, will you be able to cater to US clients? So I said I already did in my last organization, so you should have gone through my resume before asking this question. एक और चीज बताऊंगी. यहाँ मेरे दोस्त लोग बताते हैं कि दे से दैट कि बजट, फर्स्ट मीटिंग दे से दैट बजट बहुत छोटा है, कम है. तो मैं उनसे कहती हूँ आधा फिल्म एडिट करूंगी तो चलेगा क्या? This is good. क्या क्वेश्चन था? Women in cinema अच्छा, का myth. एक मिथ जो आज खत्म होना चाहिए. मतलब मेरे लिए तो है कि दे थिंक दैट विमेन कैन नॉट लाइक टेक्निकली शार्प नहीं है तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. ये नहीं, दे बेसिकली थिंक दैट वी आर डम, वी आर Oh. लेसर देन. So they need to go to ISRO, DRDO, and other construction companies as well, where women are already leading the positions. Next, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर कोई लिमिटेशन ना हो तो. ठीक है, यू कैन एनीवे, क्वेश्चन एक ही है सबके लिए. मुझे तो, मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना चाहूंगी जिसका कोई रेफरेंस नहीं हो. दैट विल बी माय ड्रीम, ड्रीम फैंटेसी वर्ल्ड. Wow. विदाउट एनी रेफरेंस. Any references? Yes, Anuradha ji, over to you. गॉडफादर 1 बनाना चाहूंगी. Good. तालियां फिर कम हो रही हैं. मनीषा जी को दूं माइक. I think I read and I'm very inspired by Mahabharat because मुझे लगता है कि जो characters उसमें हैं और जो stories उसमें हैं, उसी से इंस्पायर्ड होके हम अगेन एंड अगेन स्टोरीज बनाते जा रहे हैं, वही कैरेक्टर्स बार बार लिखते जा रहे हैं.
So, yeah, Mahabharata is something, You would if, like to- yeah, given an opportunity, I would love to. Good. ड्रीम प्रोजेक्ट। सो मुझे लगता है कल परसों मेरा मास्टर क्लास जिन लोगों ने अटेंड किया वो लोग जानते हैं कि मैंने कहा है कि मैंने ज्यादातर काम मर्दों के लिए किया है, बहुत गाली गलौज की है। तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा टू शूट अ फिल्म कॉल्ड बेस्ड ऑन अ प्ले बाय मोहन राकेश जी, आषाढ़ का एक दिन। मैं प्यार की तरफ वापस एक बार झुकना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि प्यार क्या है, और वो भी एक कवि का प्यार क्या है, क्योंकि आजकल जो प्यार हमें दिखाई दे रहा है वो मुझे लगता है बहुत वायलेंट है, बहुत वायलेंट है। लाल रंग मुझे बस, थैंक यू, लाल रंग मुझे बस फूलों में चाहिए, मेरे लिपस्टिक में चाहिए। लाल रंग मुझे किसी के प्यार में नहीं चाहिए, मतलब वो नहीं चाहिए। सो एक्चुअली आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि उन्होंने लिखा भी बहुत खूबसूरत है, बहुत अहम नाटक है वो, और कालिदास जैसे बड़े कवि और उनकी प्रेमिका, और कालिदास हाउ इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ वुमन हु इज लविंग अ क्रिएटिव मैन, वो और कविताओं के साथ, और उस काल में पीरियड फिल्म, आई लव पीरियड फिल्म्स। सो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। Thank you so much. I thank all the panelists for their quick responses on the rapid fire round. यहाँ पे मैं ये सेक्शन खत्म करती हूँ. Now moving on to next section. This is open for audience. So हम कुछ questions आप लोगों में से लेंगे. क्वेश्चन पूछने से पहले बस आप अपना नाम और आप क्या करते हैं ब्रीफ में बताएं और अपना सवाल टू द पॉइंट पूछें, समय को ध्यान में रखते हुए. थैंक यू. वॉलंटियर्स माइक लेके प्लीज ऑडियंस के बीच में चले जाएं. मैम, मेरा नाम उमेश गोहंजी है, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, फिल्म मेकर हूँ। और बड़ा अच्छा लगा आज आपके साथ में एक मतलब नई चीज़ें सीखने को मुझे मिली। सबसे पहले तो ये सीखने को मिला कि एडिटिंग और स्क्रिप्ट दोनों में इमोशंस बहुत ज़रूरी हैं। बिना इमोशंस के फिल्म, मैं अपना क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैडम से सीखने के लिए मिला कि जो प्रोडक्शन डिजाइनिंग होती है वो पूरी फिल्म का वर्ल्ड डिजाइन करती है निश्चित रूप से। जी, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो निधि मैम से था, चूंकि आप मिशन मंगल मैंने 3-4 बार देखी हुई है जी। और अभी जो नरेटिव की बात हो रही थी तो मनीषा मैम ने कहा था नरेटिव तो शुरू से ही चला आ रहा है। निश्चित रूप से जब से सलीम जावेद जी ने लिखना शुरू किया एक नरेटिव अपने आप सेट होता गया जी। तो वो वही नरेटिव हमने शोले में देखा, वही नरेटिव हमने आपका इनकी फिल्म थी शाहरुख खान जी की जो चक दे इंडिया हो या कोई भी हो, तो उसमें भी नरेटिव देखने को मिला था। उसके अलावा जो आपका आमिर खान जी की भी फिल्म आई थी, उसमें भी जो मैं नाम भूल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो अब मैं मिशन मंगल की बात करता हूँ। मिशन मंगल में चूंकि आपने बड़ा ब्यूटीफुली उसको लिखा है और फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक जो फिल्म की हीरोइन है विद्या बालन की फैमिली का जो आपने वो एक दृश्य दिखाया था, तो उसमें उनका जो लड़का होता है वो नमाज पढ़ता है, फादर इरिटेट फॉर दैट। तो क्या ये सारी फिल्में देखने के बाद आपने भी उसी को फॉलो किया, ये क्या आप अपने अलग से कुछ ऐसा कुछ कैसे क्रिएट किया दैट सीन? आई थिंक सिंस आप, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी बार देखी है वो फिल्म। सिंस अगर आपने इतनी बार देखी है तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि विद्या बालन अपने बेटे को यही बोलती है
कि you have to believe in yourself and not follow some other individual. जो उसमें बोला था कि he is following A.R. रहमान, right? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसी की लाइफ से आया था, तो हमने उनकी जर्नी में ये कॉन्सेप्ट डाला था. इट हैज नथिंग टू डू विद कि ये नरेटिव सेट करना था क्योंकि वो मार्केट में कुछ चल रहा था या नहीं चल रहा था. ऑनेस्टली आई बिलीव आपको स्टोरीज इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अरे सब बोल रहे हैं तो मैं भी एक स्टोरी बोल दूं. आपको स्टोरीज इसलिए बोलनी चाहिए क्योंकि आपके पास कुछ है बोलने के लिए, राइट? और एंड आई थिंक व्हेन डायरेक्टर और मैं लिख रहे थे तो आप बहुत सारे आपके कैरेक्टर की जर्नी में आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं. कभी भी एक तरफा रह के आप लिखते नहीं हैं कि ठीक है आज मैंने अगर नाम कैरेक्टर का वेद रख दिया तो मैं खुश हो गई. हो सकता है मैं कल जब बैठूंगी मैं उसका नाम बदल के कुछ और कर दूंगी, शिफ्ट कर दूंगी, डजंट मैटर, राइट? क्योंकि मे बी आई वॉजंट सैटिस्फाइड विद द कैरेक्टर्स नेम. तो आप ये सोचिए कि अगर मैं 5 दिन किसी कैरेक्टर के नाम पे लगा सकती हूँ तो उसकी जर्नी बनाने के लिए कितने दिन लगते होंगे, कितने ऑप्शंस हम लोग एलिमिनेट करते होंगे एक ऑप्शन के साथ जाने के लिए. सो द स्ट्रगल उसमें जो था वो सारे कैरेक्टर्स, नॉट नेसेसरली कि वो किसी साइंटिस्ट के साथ हुआ हो, पर क्या हमने अपनी लाइफ में किसी के साथ कुछ होते हुए देखा और वो ऑर्गेनिकली वहां फिट हो गया, वैसे सारे कैरेक्टर्स की जर्नी बन गई. तो बीइंग ट्रू एंड जेन्युइन टू द स्टोरी वाज आवर एम व्हेन वी वर राइटिंग. इट्स द सैडेस्ट पार्ट जब हमें लिखते वक्त ही अपनी चीजों को बदलना पड़े. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, आजकल सब लोग बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं. तो जब मैं लिखने बैठती हूँ या मैं कुछ नरेट करने जाती हूँ किसी एक्टर्स को, तो बोलते ये हटा सकते हैं क्या, उसको मोटा नहीं बुलाएं तो चलेगा क्या, वरना लोग ना बुरा मान जाएंगे. बट दैट इज माई कैरेक्टर, राइट? वो कैरेक्टर ही वैसा है, वो बोलता है वैसा. लेकिन अगर मैं इतनी छोटी छोटी बातों में चीजें, स्क्रिप्ट बदलने लगूं, अपना नरेटिव बदलने लगूं, तो फिर जेन्युइन स्क्रिप्ट्स बाहर नहीं आ पाएंगी. तो और हर चीज का अगर मैं एक एक्सप्लेनेशन देने लगूं तो फिल्म ही नहीं बन पाएगी. so it was written with very authenticity and very genuinely keeping the journeys in mind. Thank you. All the women behind the cinema कि how do you know, like मतलब क्योंकि सबको ये पता होता है, मतलब मैंने देखा है बहुत लोगों को एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, तो ये तो पता होता है. बट कैसे पता कि मुझे डायलॉग राइटिंग करनी है, मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, या फिर मुझे एडिटिंग करनी है, फिर मुझे प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी, आई मीन प्रोडक्शन का काम करना है. तो हाउ डू यू नो, लाइक मतलब क्योंकि मैं एज एन इंजीनियर मैं जानती हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड कैसे काम करता है, तो मैं आप लोगों का बैक एंड आपने कैसे सिलेक्ट किया वो जानना चाहती हूँ. आई एम आल्सो आईटी इंजीनियर बाय द वे. ओह वाओ, ग्रेट. ओह अच्छा. एक्चुअली देखो, मतलब आई ग्रू अप इन राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे तो ऐसे ना ऑप्शंस ही नहीं थे, आइदर इंजीनियर या डॉक्टर या फिर आईएएस. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब फिर उसके बाद आई डिड इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी रायपुर. तो जब तक मैं रायपुर में पढ़ रही थी ना, मुझे सीरियसली ऑप्शंस पता ही नहीं थे. और मुझे लगता है हमारी जेनरेशन थोड़ा सा ना डरी हुई भी थी कि मतलब मुझे लगता था कि अगर मुझे जॉब नहीं मिला तो मेरी लाइफ एंड हो जाएगी इंजीनियरिंग में. बट देन एक और स्ट्रगल था कि मुझे इंजीनियरिंग मजा नहीं आ रहा था. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया अब वही काम करूंगी चाहे मैं मर जाऊं जिसमें मुझे मजा आएगा. बस ये वाला मेरा डिसाइडिंग वो था. एंड देन आई वेंट एंड स्टडी, आई वेंट टू एनआईडी, स्टडीड डिजाइनिंग. और उसके बाद मैं अकेले मुंबई आ गई कि अब जो होगा देखा जाएगा. तो बस वो अंदर की कॉलिंग होती. और एंड
आपको कोई बता नहीं सकता कि आप ये करो, वो खुद से करो एंड यू विल फेल एंड दैट्स ओके, करते करते ही पता चलेगा. Okay. About me, I already said कि how it happened. Like I was a medical student, but मुझसे एक छोटा सा जो इंसिडेंट आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड थी जो वर्कशॉप बोली कि there is a workshop on mass communication. So I went to see that workshop because after leaving medicine, I didn't know what to do next. Because जिंदगी भर मैंने सपना देखा था कि डॉक्टर बनना है, न्यूरोसर्जन बनना है, तो अब क्या करना है, तो मास कम्युनिकेशन करने में गई. तो वहाँ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जो सर दे रहे थे वर्कशॉप मास कम्युनिकेशन पे. तो एडिटिंग मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ लगा कि देयर इज समथिंग यू कैन क्रिएट. और मैं बचपन से हमेशा, मेरी टीचर्स हमेशा कहती थी ये बहुत डिफरेंट है, तो मुझे लगता था मैं मेंटल केस हूँ, बिकॉज एवरी टीचर यूज्ड टू से शी इज डिफरेंट, तो वो मुझे हमेशा लगता रहता था. तो मुझे अपना डिफरेंट, उस दिन जो प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा, व्हेन आई स्कोर्ड, उस समय मैंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था वहाँ पर व्हेन आई जॉइन मास कम्युनिकेशन. तो उन्होंने कहा तुम पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जाओ या फिर रेनू सलूजा को ज्वाइन करो. रेनू सलूजा इज इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट एडिटर, जो उन्होंने बेहतरीन एडिटिंग की है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में वन ऑफ द फाइनेस्ट एडिटर. तो मैं आई उनको ज्वाइन करने, तो उन्होंने कहा मेरे पास 7 असिस्टेंट्स हैं. FTIA में 0 सेशन था. सो देन आई ज्वाइन विधु विनोद चोपड़ा एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर. बट वहाँ भी लुक हाउ डेस्टिनी टेक्स यू. तो वहाँ भी रेनू जी ने मुझे कहा कि मेरे पास अभी फिलहाल के लिए, चूंकि मैं हेराम करने चली गई, तो उन्होंने कहा कि मैं विनोद के सेट पे मिशन कश्मीर में नहीं रहूंगी. तो उन्होंने मुझे कहा इस लड़की को मुझे दे दो, दैट बिकॉज शी डिडंट हैड असिस्टेंट. सो आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर chosen by रेनू सलूजा टू डू हर वर्क इन मिशन कश्मीर. और धीरे धीरे मुझे लगा वाओ यू कैन क्रिएट. फिर म्यूजिक मेरे सिस्टम में था, तो एडिटिंग में अगर आपको रिदम है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट रिदम होता है, और म्यूजिक का आपको शौक था, तो स्लोली स्लोली मुझे लगने लगा. अदरवाइज आप इमेजिन करिए एक फुटेज को आप कम से कम 100 बार देखते हैं, तो then you realize कि that's your calling. And then I went to Pune Institute to polish the talent you had. You realize it. So probably you will realize your call, which was by chance, happened by chance, became my choice. And with the God's grace, one of the finest film I got to do. So again, it's you get to know that. Well, for me, since I did my designing, textile, fashion and everything, तो जब मैं डिज़ाइंस बना के अपने क्लाइंट्स को भेजती थी, तो मैं उसका एक बैक स्टोरी बनाती थी. कोई भी डिज़ाइन हो, साड़ी का कोई डिज़ाइन बनाया, लहंगे का कोई डिज़ाइन बनाया, तो उसके पीछे हमेशा एक बैक स्टोरी बनाती थी. वो मोटिव कहाँ से आता है, ये कलर कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है, ये कौन सा कैरेक्टर पहन सकता है, कहाँ जा सकता है वो पहन के. बाय दैट टाइम आई हैड नॉट रियलाइज कि मूवी मेकिंग में भी कुछ ऐसा ही चलता है. तो आई वॉज इन न्यूयॉर्क, और मैंने सोचा कि मैं अपने स्किल्स को थोड़ा पॉलिश करने के लिए मैंने सोचा मैं कुछ क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस ज्वाइन करती हूँ. तो आई वॉज ड्रॉपिंग अ फ्रेंड, और वहाँ पर कुछ ओपन स्क्रीन राइटिंग सेशन चल रहा था जहाँ कोई अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा था. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ये जो बोल रहे हैं वो काफ़ी कुछ वैसा साउंड कर रहा है जो मैं एक्चुअली सिर्फ डिज़ाइन के लिए इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजती थी. तो मैंने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं. और न्यूयॉर्क में मैंने फिर बहुत सारे स्क्रीन राइटिंग स्कूल और सेशंस ज्वाइन किए. और एक बार जब वो बग ने काट लिया, तो फिर इंडिया के मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और वो शॉर्ट फिल्म की जर्नी में मुझे मिशन मंगल मिल गई. थैंक यू. मुझे ना वो तुम में वो हीरोइन या हीरो नजर आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सी फिल्म थी जानवी, लेकिन उसमें ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसे देख के कि मुझे प्यार हो गया. व्हाट वाज दैट फिल्म? व्हाट आई थिंक दैट वाज शाहरुख एंड काजोल की फिल्म, राइट? हाँ, DDLJ, दैट इज DDLJ. सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हाउ डू यू नो? एंड माय बैक एंड वाज दैट आई एम अ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. आई एम अ बैचलर्स फ्रॉम LAD. बट I used to act in plays. यहाँ पे मैंने कल भी बताया, बहुत लोगों से साथ मैंने काम किया और लिखती भी थी मैं थोड़ा थोड़ा.
But there are two principles. I know why you're asking this. So there are two principles which govern the life of a creative person, or who think that he can be a creative person. और हमारे इंडिया में ये इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा एक इमेज हमारे पास है, और वो है माँ सरस्वती माँ का. सो इट इज एक्चुअली, इवन इफ यू डोंट बिलीव इन गॉड, अगर आप नास्तिक हो और आप अगर भगवान में भरोसा भी नहीं करती हो, तो भी आप एक समझ लो कि सृजनता या फिर क्रिएटिविटी को लेके एक कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेस्टिनी, किसी ने एक शब्द यूज किया, एक कुछ प्रारब्ध को लेके या फिर एक कुछ अदृश्य सा एक आपके साथ एक फ्लो बनते रहता है, एक ऐसा चलते रहता है आपके साथ, एक नदी चलती रहती है, और वो नदी आपके साथ कभी कभी बातें करती है, और वो आपको वो बुला लेती है. लीक जिसे कहते हैं, बहुत सुंदर शब्द है हिंदी का, वो लीक आपको कभी कभी बुला लेती है, और फिर आप उस लीक का जवाब आपके एक्शंस से देते हो. अगर आरती प्रभु की बात करें, कई सारे मराठी लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी है जो गीत भी बन गया. ती येते आणि कजाते, ती येते आणि कजाते, येताना कधी कळ्या आणि ते, अन जाताना फुले मागते, ती येते आणि कजाते. सो क्रिएटिविटी ये है, वो आती है, और जब वो आती है तो कलियां लेके आती है. लेट मी ट्रांसलेट. वो आती है तो कलियां लेके आती हैं, और वो जब जाती हैं तो फूले, मतलब फूल बरसा के जाती है. तो ये जब कलियां आपके पास आएगी, आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ये है, और इसको मुझे फूल बनाना है. थैंक यू. गुड मॉर्निंग मैम. मेरा नाम वैदेही मनोज दापरकर है. आई एम अ फैशन स्टूडेंट प्लस अ डिफेंस एस्पिरेंट. एंड मेरा ये क्वेश्चन स्पेशली अनुराधा मैम के लिए है. जब आप इंडियाज डॉटर पर काम कर रहे थे, तो आपने अभी बताया कि लाइक वो 2 साल का पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल था. तो लाइक हाउ डिड यू मैनेज लाइक योर इमोशंस एंड द वे यू वर्क देयर, जस्ट बिकॉज वो 2 साल आपको लाइक कंटिन्यूसली हर एक दिन उस चीज को देखना पड़ा, उस चीज को सुनना पड़ा. एंड डोंट यू फील द रेज इनसाइड कि इसमें और कुछ आगे करना चाहिए? थैंक यू. द मोमेंट somebody says India's daughter, वो पूरा ऊपर से नीचे तक एक इमोशन दौड़ता है जो कि एज अ वुमेन मैं बता नहीं सकती हूँ. सबसे पहला मैं आपको बताऊं, बहुत डिफिकल्ट फिल्म था. वो कहना बहुत आसान लग रहा है, और एक शुरुआत करती हूँ एक अच्छी सी चीज से. जब फिल्म ऑस्कर में हम लोग प्रमोशन कर रहे थे ऑस्कर का, अनफॉर्चुनेटली हम लोग को फिल्म से हटना पड़ा वहां से. तो जब हम सैन फ्रांसिस्को में ना एक स्क्रीनिंग करनी पड़ती है ऑस्कर वोटर्स के लिए, जब हम स्क्रीनिंग कर रहे थे तो कुछ ऑस्कर वोटर्स आके पूछते हैं, उनको पता नहीं था कि मैं एडिटर हूँ फिल्म की, तो आके पूछते हैं कि क्या फिल्म को देखने से पहले थोड़े टिश्यूज रखने पड़ेंगे साथ में. एंड जब फिल्म खत्म हो गई तो उसके बाद डायरेक्टर फिल्म मेकर हैज टू स्पीक देयर. तो वो जब लेस्ली ने तुरंत स्टार्ट कर दिया बोलना, तो सारे जो बैठे हुए थे लोग, सबने कहा कि लेस्ली गिव अस 2 minutes टू आवरसेल्फ, द फिल्म हैज स्पोकन एवरीथिंग अबाउट इटसेल्फ. दूसरा छोटा सा, जब हम लॉस एंजलिस में स्क्रीनिंग कर रहे थे तो मैं थोड़ी बाहर थी, बिकॉज बार बार 2 साल फिल्म देखने के बाद इतना एनफ हो जाता है. मैं बाहर बैठी थी तो अचानक लेस्ली आई, बोली कि somebody, एक कोई प्रोड्यूसर थी वहाँ की, उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू हग द एडिटर फॉर द पेशेंस, परसिवरेंस एंड टेनासिटी शी हैज मेड दिस फिल्म. वो लेकर के आई. और एक और इंसिडेंट जो आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिल्म की ओपनिंग ऑस्कर में ओपनिंग करनी पड़ती है, तो मेरिल स्ट्रिप ने किया था. तो मेरा बचपन से अरमान था उनको देखना, उनसे मिलना. तो जब हम बाहर उनसे मिले, लेस्ली ने मुझे मिलवाया, तो मैं उनसे गले में मिली और मैं 4 दिन तक नहाई नहीं. तो जब मैं उनसे गले मिली और मेरा हाथ ऐसे से कांप रहा था, तो मैंने उनसे कहा, लोग बड़े ऐसे नहीं होते, उनमें बड़प्पन का कुछ चीज होता है. तो मैंने कहा, मैम लुक माई हैंड इज शेकिंग व्हाइल शेकिंग हैंड विद यू. तो उन्होंने मुझसे कहा कि विद दिस सेम हैंड यू हैव एडिटेड सच अ ब्यूटिफुल फिल्म फॉर द वुमेन टू सी. और जब हम अंदर गए तो जनरली लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में बोलते हैं और फिर फिल्म को ओपन कर देते हैं. मेरिल स्ट्रिप ने
57 मिनट्स सिर्फ मेरे बारे में बोला, और उन्होंने फिर ऐसे करके देखा, बिकॉज हम लोग उधर बैठे हुए थे, स्पॉटलाइट था उन पे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे खड़ा होना चाहिए, बिकॉज मुझे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था जिंदगी में। तो मुझे फिर मैं खड़ी हुई और करीब 1-1.5 मिनट तक तालियां बजती रही, और उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो मुझे याद है, उन्होंने कहा, Leslie must have given her thousands and thousands miles of footage, but she chose the right one to make this important film for us. वो उस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे कि आप ओलंपिक में खड़े होते हैं ना, तो आपका फ्लैग ऊपर जाता है और नेशनल एंथम बजता है, वो वाली फीलिंग उस वक्त में हुई थी। तो जो स्ट्रगल होता है ना मैम, बहुत डिफिकल्ट था इस फिल्म से। इस फिल्म की कैमरा में वुमेन भी हूं मैं, क्योंकि हाफ वे थ्रू द फिल्म कैमरामैन ने छोड़ दिया फिल्म को। तो लेस्ली थॉट, हम लोग यूरोप में थे उस वक्त, तो लेस्ली ने कहा कि तुम जाओ, तो इंस्टीट्यूट में पढ़ी हो तो सिखाया गया होगा। तो आई एंडेड अप शूटिंग द फिल्म। और एक दिन ऐसा था, जो जिस जगह में सारे रेपिस्ट रहते थे, मैं शूट कर रही थी, एंड आई वाज ऑलमोस्ट बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिकॉज उनको लगा कि यहाँ ये शूट कर रहे हैं, और उनकी घर की बेटियों की शादी नहीं हो रही थी। हर न्यूज वाले आकर के शूट करके चले जाते थे, तो वहां तो उन्होंने एक दिन मुझे देख लिया विद कैमरा। इमेजिन करो, मैं कैमरा को ऑन करके रखा हुआ है और बैक उसमें भाग रही हूँ अराउंड 7-7:30। उससे मैं करूँ, मुझे पकड़ लिए होते हैं, तो यू कुड हैव इमेजिन व्हाट कुड हैव बीन माय सिचुएशन। और मैंने, पर उससे पहले ही मैंने कह दिया था, बिकॉज प्रोडक्शन अगेन यू हैव टू थिंक अहेड, और मैंने कहा हुआ था गाड़ी स्टार्ट करके रखना, बिकॉज किसी भी वक्त हमें भागना पड़ेगा। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये आप सब सीखते हैं, और उसके बाद देयर इज अ टाइम व्हेन यू नो दैट यू हैव टू मेक इट वर्क, और दे से दैट कि शो मस्ट गो ऑन। तो उस ये जो एक लाइन है ना, आपको करेज देता है और अपने इमोशन को बांधने का वो देता है। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? So this is what it is. It was difficult, but at the same time, you know, you have to make it work. Thank you so much, ma'am. Ma'am, my name is Avni Dhavankar, and I am a political science student. I'm truly honored to have all of you over here. And my question was to Anuradha ma'am, that India's Daughter is a widely acclaimed film throughout the world, but the Indian government banned it in 2015. And yes, there is a lot of controversy about it. But as a member of the team, what do you have to say? I respect my government's decision as an Indian citizen. Very good response, ma'am. Thank you. I am Komal. I am also a psychology student. So my question is also related. So which is the, like, what emotion or feeling is the hardest to portray to the audience without them misinterpreting it? Humor. It's very difficult to create humor on screen, especially on paper. जो पता है कि बाद में, एक तो पेपर पे क्रिएट करना भी बहुत मुश्किल है ह्यूमर को, क्योंकि वो बाद में परफॉर्म होने वाला है। तो आधी चीज तो आप इमेजिन करते हो, आधी चीज लिखते हो, तो वो क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी चीज मुझे लगता है निधि ने उस पे एक अंदेशा हमें दिया था कि आजकल बहुत लोग बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। मोटे को मोटा नहीं कह सकते, आई एम सॉरी मैं खुद मोटी हूँ, मोटे को मोटा नहीं कह सकते, पतले को पतला नहीं कह सकते, कई शब्द हमारे बैन हो जाते हैं, कई सारा चीजें लोडेड हो गई है। मतलब अभी जैसे हम लोगों ने मास्टर क्लास में ढोल नाम की फिल्म देखी, फिल्म में एक डायलॉग था किसी का, राजपाल यादव का मुझे लगता है, कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अभी आज की तारीख में अगर मैं तेली हूं तो तेली समाज शायद, मतलब मैं डर जाऊं, मुझे तो बोलेगा वो डायरेक्टर, बोलेगा वो एक्टर, बोलेगा नहीं यार मेरा क्या होगा, मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे लोग बोलेंगे कि तूने हमारे तेली समाज को। तेली समाज बहुत प्यारा है, तेली समाज हमें तेल देता है जो हमारे बदन में और बोन्स में जाता है। लेकिन जो मुहावरे बने हैं पहले से, वो मुहावरे तो पहले से बने हैं, और वो बोलचाल की भाषा है, उसमें कोई मतलब कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है। So it is this is one, humor is one, and this is getting big, more and day
sorry, I'm really flummoxed. Day by day, it is becoming more and more difficult to create humor because there are values and prejudgments and notions attached to anything that you're using. Thank you. We are over with this. Sir, नहीं, I understand, sir. नहीं, मेरी बात आप सुनिए please. Sir, please. Sir, no, sir, it's a request for me. Sir. Acha, let me finish what I'm trying to say. Give me 1 minute. I'll allow you. Just give me a minute. What I'm trying to say is कि ये लोग बाहर से आए हैं और इनकी और master classes भी हैं. So we are bound with time. And I think you already got the opportunity. Can you act as their consultant if needed? Because they are from your industry only. So क्या आप कर सकती हैं ऐसा? It's for all of you. It's for all of you. Yes. अब हाँ, मैं समझे. थैंक यू सो मच. देखिए, ये हमारी इज्जत करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जो कि अच्छी ही बात है. तो मैं तो आपके शहर की हूँ. मेरे फोन नंबर्स, मेरा ईमेल आईडी सबके पास घूम रहा है. बाद में अगर ये लोग चाहते हैं तो ये ईमेल आईडीज हम शेयर कर सकते हैं. फोन नंबर्स शेयर नहीं होंगे. और अगर कंसल्टेशन लगेगा तो व्हाई नॉट. आई मीन, इट विल बी, आई थिंक इट इज अ नाइस आइडिया. इफ दे वांट अ कंसल्टेशन, देन व्हाई नॉट. Thank you. Yes, thank you so much. ऑडियंस ने काफी क्वेश्चंस पूछे. मेरा एक क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए. आप में से कितने लोग मूवीज देखते हैं? अच्छा, और लास्ट में क्रेडिट्स कौन कौन देख के निकलता है? बहुत कम हाथ है. सो गोइंग फॉरवर्ड, प्लीज मूवी की क्रेडिट्स भी देखिए. क्या पता इन रिस्पेक्टिव जेम्स के नाम हम वहां पढ़ें. So going forward, please make sure do that. With this, I request. एंड क्रेडिट्स नहीं, हम सारे लोगों के नाम बिगिनिंग क्रेडिट्स में सिंगल फ्रेम आते हैं. तालियां. So, I'll reframe it. So, शुरू में भी प्लीज मिसिंग, जो हम कहते हैं ना कि अरे मूवी की शुरू की 10 मिनट मिस भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, अब हमें वो भी मिस नहीं करना है. ओके? With this, Yeah. Okay. So in India's daughter, only 2 credits are of card credit. Do you understand card credit, right? The single card, the name comes. So it's only 2 names are on the card. Rest is in rolling title. With this, I'll invite Komal again for vote of thanks. मैं मंच पर बैठी चारों सशक्त महिलाओं को धन्यवाद करती हूँ. आपकी बातें सुनकर एज अ वुमन माई सेल्फ बहुत ही इंस्पायर्ड फील हो रहा है. यू प्रूव दैट अ वुमन कैन बी एनीथिंग शी वांट्स व्हेन शी डिसाइड्स इट. सुष्मिता जी, आपको भी बहुत धन्यवाद. आपने वाकई बहुत सुंदर तरीके से संचालन किया. It didn't feel like a professional panel discussion. It rather felt like a friendly discussion. A group of friendly women talking about life, cinema and women. नागपुर चलचित्र फाउंडेशन और NFF कमेटी को भी धन्यवाद जिन्होंने एकेडमिक्स इन सिनेमा इनिशिएटिव को इतना भव्य स्वरूप दिया. हमारे सभी वॉलंटियर्स और सभी ऑडियंस का जिनकी एनर्जी ने इस इवेंट को सफल बनाया. Lastly, I would like to conclude with cinema always had women. But today, we chose to see them. Let's continue to recognize their works, all of the women in our society, amplify their voices, and give them the space they deserve. Thank you.